नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में आपदा प्रबंधन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जिसके कारण हम राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ रीजनल और ग्लोबल पावर बनकर उभरे हैं और पूरी दुनिया ने इसे स्वीकार भी किया है। ये कहा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 मार्च को आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान। बाद में विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि भारत की सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये विधेयक जरूरी है और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी और मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो इस विधेयक के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक ऐसा विधेयक है जो हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आम आदमी है उससे जुड़ा हुआ ये विधेयक है, क्योंकि ये समस्या बीमारी, महंगाई, बेरोजगारी से नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हुई है। जलवायु परिवर्तन की वजह से प्राकृतिक आपदा की चिंताओं से मुक्ति के लिए भारत की मजबूत तैयारी के लिए ये जो विधेयक है ये अपने आप में काफ़ी अहम माना जा रहा है और पिछले साल दिसंबर में ही लोकसभा से ये पारित हो गया था और 25 मार्च को राज्यसभा में इस विधेयक पर ध्वनि मत से मोहर लग गई। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप में है और किस तरह से ये एक बड़ा परिवर्तन है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में क्या कुछ कहा, किस तरह से इसके महत्व को समझाया। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। माननीय मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं माननीय। और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस, जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, डिजास्टर रिस्पांस में क्षमता, तीव्रता, दक्षता और सटीकता, ये चारों को समाहित करने के लिए ये पूरा विधेयक बनाया गया है। तो आपदा प्रबंधन की क्षमता लगातार बढ़ रही है और इसे जो है ज़ीरो कैजुअलिटी तक लाना है, अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है जो सरकार ने दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपने मेहमान से हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सूर्य प्रकाश जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, NITM से हैं, और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये जो संशोधित बिल है, क्या कुछ इसमें प्रमुख बदलाव किए गए हैं? देखिए, हम जानते हैं कि आपदा प्रबंधन की दिशा में बीते 10 वर्षों में आप देखें तो बहुत उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। आज हम बेहतर तरीके से आपदा का प्रबंधन करते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि केंद्र और राज्य के साथ साथ जिला स्तर पर भी एक समिति हो, एक कमेटी हो, जिससे हम जिला स्तर पर जिन जिलों में हम जानते हैं कि ज़्यादा संभावना रहती है कि कोई आपदा आए, तो वहाँ पर भी त्वरित रिस्पांस के लिए वो कमेटी काम करे, जो प्राधिकरण है वो काम करे। तो ये इस संशोधित बिल में इस बात का प्रस्ताव है। और दूसरी बात यह है कि जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उनको और सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है इस विधेयक के जरिए। तो इससे होगा क्या कि जो भी एक ज़रूरत होती है आपदा की चुनौतियों से निपटने के लिए, उस पर और प्रभावी तरीके से काम हो पाएगा। देखिए, इस विधेयक पर जब चर्चा हुई और जवाब दिया, हम जानते हैं कि विधेयक पारित हो चुका है। उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि दुनिया भर ने देखा है कि भारत किस तरह से बेहतर तरीके से आपदा का प्रबंधन कर रहा है। जो प्राकृतिक आपदाएं होती है और उसमें हम देख रहे हैं कि तमाम देशों की हम मदद भी कर रहे हैं। NDRF की हमारी तारीफ होती है, जो राज्य में जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज हैं उनकी तारीफ होती है। और इस बात का
गृह मंत्री ने जिक्र भी किया। ये जो कैपेसिटी है इसकी वैश्विक स्तर पर प्रशंसा हो रही है। सूर्य प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब मिनिमम कैजुअलिटी की जगह जीरो कैजुअलिटी की बात होती है तो अपने आप में कितना बड़ा लक्ष्य और जो ये बदलाव किए गए हैं ये अपने आप में कितने अहम हो जाते हैं? रमा जी, ये बहुत ही जो है डिफिकल्ट हमने एम रखा है। हम जीरो कैजुअलिटी कहते हैं, परंतु इसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। पर जो हमारा आपदा प्रबंधन कानून है इसकी वजह से और जो हमारी नीति बनी है उस ये संभव हो पाया है। मुझे याद है लास्ट ईयर जून 2023 में मैंने जो है एक बिपरजॉय जो साइक्लोन आया था गुजरात में, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया था और पूरे गुजरात में कहीं पर भी कोई भी जनहानि नहीं हुई, जबकि उससे पहले आने वाले जितने भी चक्रवात थे उसमें कोई ना कोई जनहानि होती रही थी। उड़ीसा सुपर साइक्लोन में तो 13,000 के आसपास का एस्टिमेट था कि उस समय कैजुअलिटीज हुई थी। तो मुख्य उद्देश्य ये है, इसका हमें ऐसे मंजिल की तरफ अग्रसर होना है कि कम से कम हमारे मृत्यु हो आपदाओं की वजह से। और ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संडई फ्रेमवर्क है उसका भी पहला टारगेट है, टू मिनिमाइज ह्यूमन लॉसेस। तो इसको हम देख रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने ये भी कहा, बिपरजॉय के टाइम पे स्पष्ट निर्देश थे, ना सिर्फ जनहानि बल्कि कोई भी जीवन हानि नहीं होनी चाहिए, जिसमें पशु पक्षी और वन्य प्राणी भी सम्मिलित थे। तो किसी भी तरह की कोई भी, चाहे वो पालतू पशु हो या स्ट्रे एनिमल्स हो या वन्य प्राणी हो, उनको भी किसी तरह का नुकसान ना हो, इन बातों का भी ध्यान दिया गया। तो ये बड़ा ही एक अच्छा हमारा उद्देश्य रखा गया है और इस उद्देश्य की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं अपने जो हमारे आपदा प्रबंधन कानून में दिए गए प्रावधान है उनकी वजह से। बिल्कुल। सूर्य प्रकाश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने खुद ही बताया कि एक बड़ा लक्ष्य है लेकिन बड़ा चैलेंजिंग लक्ष्य भी अपने आप में है, जिस दिशा में हम आगे भी लगातार बढ़ रहे हैं। वर्तमान में जो है वो जो व्यवस्था है उससे किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि शहरी स्तर पर, जिले के स्तर पर जो है प्राधिकरण जो है वो स्थापित किया जाएगा, तो वो पूरी व्यवस्था क्या होगी, ये आसान शब्दों में हम आपसे समझना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है बहुत सारी आपदाओं का। 80 से 90% जो ऐसी आपदाएं हैं जो हमारे जलवायु परिवर्तन या आप कह सकते हैं कि मौसम से संबंधित रहती हैं। परंतु इसमें एक और पहलू मैं जोड़ना चाहूंगा, वो है शहरीकरण जी। जो इस बार जो हमने संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेक्शन 41A के थ्रू सुझाव दिया गया है और वो पास भी हुआ है ये बिल दोनों लोकसभा और राज्यसभा से। तो ये जो शहरीकरण है इसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या कंसंट्रेशन हो जाती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनहानियों की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा अच्छा संशोधन आया है कि हमने शहरी स्तर पर, जहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का प्रयास किया है, जो पहले नहीं था। पहले हम जिला स्तर तक का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करते थे, परंतु कई जिले शहर बड़े इतने हैं कि वो किसी जिले से भी बड़े हैं। तो उस संबंध में ये अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन और ये सुझाव मेरे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण और योगदान पूर्व रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग शहरीकरण से जो होने वाली हमारी आपदाओं के कारण हैं और उसके जो कारक हैं उनको हम दूर कर पाएंगे। उनमें पहले से, जैसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि हम प्रोएक्टिवली काम करना चाहते, रिएक्टिव नहीं करना चाहते। तो शहरीकरण में डेवलपमेंट रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से हैं या पॉवर्टी की वजह से है स्लम एरियाज में, इन सब को भी वो एड्रेस कर पाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा संशोधन है, तमाम कारणों को इसमें देखा जा रहा है, तमाम कारक इसमें शामिल किए जा रहे हैं, काम कर पाएंगे और कोई भी कोना ना छूटे, देश का कोई भी हिस्सा ना छूटे, इसके भी पूरे प्रयास हैं। हमारे साथ डॉक्टर R.K. जेनामनी जी भी जुड़ गए हैं IMD से। डॉक्टर जेनामनी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे समझना चाहेंगे, जब इतने बड़े स्तर पर सरकार लगातार कदम उठा रही है तो उसकी तैयारी क्या है, जब हम तमाम तकनीकों की बात करते हैं और जिस तरह से वेदर फोरकास्ट है या अर्ली
डिटेक्शन है, इन सब चीज़ों के लिए किस तरह से अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं वो अभी हैं और क्या कुछ अभी और करने के लिए प्रयास हो रहे हैं? देखिए, अभी जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है वो इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है। जैसे अभी जिक्र किए हैं कि हमारा जो अचीवमेंट है तो वो साइक्लोन से लेकर के काफ़ी आपदा का हम लोग फेस किए हैं। लेकिन अभी जो डिसेंट्रलाइज करने से ये होता है कि जो मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी हो सकता है एक आपदा, बट वो आपदा का एंगल बहुत होता है कि जैसे साइक्लोन में फ्लड भी होता है, हैवी रेन भी होता है, विंड होता है। तो जैसे हिमालय एरिया में कभी हैवी रेनफॉल हुआ तो हमने देखे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कैसे लैंडस्लाइड हुआ है और उसी के साथ साथ फ्लैश फ्लड भी होता है। तो ये जो मल्टीपल स्केल रहता है, चाहे लैंडस्लाइड हो, फ्लैश फ्लड हो और सारा बंद हो जाता है, तो ये एंगल अगर देखेंगे एंड स्केल ऑफ द डिजास्टर, जैसे ये बताया कि क्लाइमेट चेंज वजह से सभी लोग को मालूम है कि हैवी रेनफॉल का जो संख्या है और उसकी जो अमाउंट है, एकदम से बारिश होना और बहुत ज़्यादा हो जाना, तो इसको देखते हुए हम अगर डिसेंट्रलाइज कर दें, यानी जो कम्युनिटी प्रिपेयरनेस है, या मुंबई में अगर हैवी रेन होता है, अगर मुंबई का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी प्रोएक्टिव काम करे रादर देन वेटिंग कि सेंटर से तो जाता है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और सारे टीम और IMD भी उसके रहता है अर्ली वार्निंग पार्ट, लेकिन सारा पार्ट में एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्पॉन्स फोर्स अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल और अप टू सिटी लेवल करना है, और सेकंड ये है कि अगर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बढ़ाना है तो सेंटर तो ऑब्जर्वेशन नेटवर्क डालता है, चाहे रेनफॉल हो, राडार हो, पर स्टेट भी अपने अपने प्रपोजल के साथ आए, सो दैट कोई भी इवेंट है, छोटे छोटे इवेंट जैसे सभी देखे होंगे कि बिजली गिरना सबसे ज़्यादा, आज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी होता है, यानी जो डेथ होता है, तो एक है थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग जो बिजली गिरने से, और होता है हैवी रेन से। ये दो जो अगर देखेंगे नेशनल क्राइम का जो रिपोर्ट आता है, जो लोग मर जाते हैं, और अगर इवन मीडिया का रिपोर्ट अगर रिव्यू करें तो सबसे ज़्यादा जो जनहानि या जो भी डैमेज होता है हैवी रेन और लाइटनिंग से होता है। तो ये सब स्केल में अगर हमें डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, इनकी जो फोरकास्ट और वार्निंग पीरियड बहुत कम रहता है। जैसे बादल फटना, वो टेक्नोलॉजी भी हम लाएंगे, बादल फटना कैसे हम अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। लाइटनिंग जो लार्ज स्केल में होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, जो काल वैशाखी, उसको अगर हमें उसकी जो जनहानि कम करना है तो इसको तो विलेज लेवल पर लेना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तो है ही है। तो बिल्कुल ये जो पास हुआ है, ये हमारा जो सेंडाई फ्रेमवर्क में और इंटरनेशनल एरिया में हमें एक विश्व का नंबर 1 कंट्री देखते हुए नजर आएगा। और अगर अर्ली वार्निंग की बात करें तो अर्ली वार्निंग इसमें और बेटर होगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ स्टेशन मॉनिटरिंग अगर बढ़ता है और ज़्यादा कम्युनिटी लेवल पर अगर अर्ली वार्निंग जाता है, अर्ली वार्निंग में बहुत सारा पार्ट रहता है, ओनली क्वालिटी और इसकी स्किल में नहीं रहता है, कितना जल्दी पहुंच पाएगा, और जो आदमी समझने के लिए अवेयरनेस कैंपेन, बहुत सारा इसके एंगल है। तो अगर हम जीरो डेथ पे, यानी कोई भी जनहानि न हो, अगर टारगेट करते पॉसिबल है, ये तो बहुत बड़ा मतलब प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा मतलब विजन है। कोई मतलब अगर टॉप कंट्री में देखा जाए, यूरोप है, US है, जापान, चाइना, तो इंडिया तो ऐसे ही नंबर 1 में ऑलरेडी है और रहेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा विजन है, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए DG न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम बात कर रहे हैं सरकार किस तरह से आपदा के खिलाफ लड़ाई में रिएक्टिव से प्रोएक्टिव अप्रोच और इसके साथ ही इनोवेटिव और पार्टिसिपेटिव अप्रोच पर भी जोर दे रही है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो NDMA और SDMA दोनों को प्रभावी बनाने की बात की गई है और इसके साथ ही ज़्यादा जिम्मेदार बनाने की भी बात की गई है, ज़्यादा सशक्त बनाने की बात की गई है। ये किस तरह से होगा? देखिए, NDMA SDMA के गठन की तो चर्चा हमने 2005 में भी की थी, चैप्टर 2 और 3 में दिया गया है, परंतु इस बार ये कहा गया कि हमें NDMA के साथ NEC जो है उसका भी अच्छे से गठन करके उसकी मदद के साथ NDMA अपने कार्यों को, जो अपनी नीतियां बना रहे हैं या जो गाइडलाइंस
बना रहे हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी काम कर सकते हैं। और दूसरा जो SDMAs है इनको एम्पावर किया गया इस बार कि ये सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आप अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाइए, ये उनको मैंडेटरी करेंगे कि आपको बना के देना है, लीगली ये जरूरी है। तो कुछ पावर जो इस बार संशोधन में दी गई हैं NDMA और SDMA को, उसकी वजह से जो है ये और अपना कार्यशैली और जो भी उनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जैसे हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है इस बार, तो उसके हिसाब से उनका निर्धारण किया गया और उसके साथ में क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीजों को भी देखा गया है। तो अब कोई हमारे नजरअंदाज नहीं कर सकता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी या ये मुझे नहीं करना था। तो ये करना पड़ेगा और बहुत स्पष्टता के साथ करना पड़ेगा और बहुत सुदृढ़ता के साथ करना पड़ेगा ताकि हम सुरक्षित रहें और किसी भी तरह की आपदा से निपटने में सक्षम भी रहें। तो ये सब जो है नए बदलाव आए हैं, तो उम्मीद है कि इनसे हम और अपने जो है बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। और जो प्रधानमंत्री जी ने लाइफ मिशन दिया कि हमने जो लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस और नेचर लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर, उससे भी हम इंसिडेंट्स को रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये कुछ कार्यक्रम जो नए चले हैं इनसे बहुत मदद होगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐप केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा हमने बनाई हैं, जैसे दामिनी है, मेघदूत है, भूकंप है, ऐसे ही भूस्खलन है, ऐसी बहुत सारी जो हैं। और हमारा जो सचेत ऐप है जिससे आप भारत के किसी भी भूभाग में हैं वहां पे होने वाली आपदा की पहले पूर्व चेतावनी आपको मिल जाएगी और उससे आपको क्या करना है उसका भी आपको पूर्व जो है अनुमान दे दिया जाएगा, क्या करना है किस जगह पर और किसके साथ आप सुरक्षित हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे सुरक्षित भवन और स्थल हैं और किन रास्तों से आप सुरक्षित दिशा की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब जानकारियां अब हम, जैसा जैनामणि जी ने कहा कि पूर्व चेतावनी सिर्फ पूर्व संकेत नहीं है कि हमने उनको पढ़ लिया, डिटेक्शन किया और फोर वार्निंग कर दिया और उससे काम चल गया। उसके साथ प्रिस्क्रिप्टिव एक्शंस भी हैं और उसके लिए आगे हमने क्या क्या करना है और कैसे बचाव करना है और बिहेवियरल चेंज जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी चर्चा हम करते हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, NDMA और SDMA की जब हम बात करते हैं तो इस बार इनको वैधानिक ताकत भी होगी, इससे क्या अभिप्राय है? और जिस तरह से तमाम जो ऐप्स हैं जिनको डेवलप किया गया है, किस तरह से इनका उपयोग किया जाएगा और किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला स्तर पर और शहरी स्तर पर भी इनको एक तरह से रूपरेखा बनाने में, चाहे वो डेटाबेस की बात हो, जानकारी कलेक्ट करने की बात हो या जानकारी देने की भी बात हो, उसमें स्ट्रीमलाइन किया जाएगा? देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी ये बात है कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर से बेहतर समन्वय हो और जब भी कोई आपदा आती है तो उसका सबसे त्वरित रिस्पांस हो। हम जानते हैं कि भारत में एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, उसमें हम इस मामले में बहुत अग्रणी हैं। अब ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी हम अर्ली वार्निंग देते हैं उसके जो माध्यम है, जो आधुनिक तकनीक है, केवल रेडियो पर नहीं या केवल परंपरागत माध्यमों से नहीं, तमाम माध्यमों से, और अब उसके लिए ऐप भी जिसका जिक्र हो रहा है, लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, ये सुनिश्चित हो कि उन्हें पता हो कि ये चेतावनी जारी की गई है, यहाँ पर ये आपदा आ सकती है, उन्हें इस हालत में क्या कुछ करना है। ये एक बात है। दूसरी ये बात है कि फंड की कोई कमी न हो। अगर आप बीते 10 वर्षों में देखें तो आपदाओं के लिए जो फंड है वो मोदी सरकार ने पहले के मुकाबले उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की है और प्राधिकरणों को मजबूत बनाने का अभिप्राय इससे है कि उनको ज़्यादा एक तरह से स्वायत्तता मिलेगी, ज़्यादा मदद मिलेगी जब उनके पास फंड होगा या फिर वो कार्य योजना बनाने में वो ज़्यादा सक्षम होंगे। तो त्रिस्तरीय एक तरह से देखें एक भूमिका देखी जा रही है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बेहतर से बेहतर हो चुका है, उसकी जानकारी लोगों तक हो, उसके लिए तमाम आधुनिक जो उपाय है, सोशल मीडिया, ऐप, रेडियो, टेलीविज़न तो परंपरागत माध्यम है ही, उससे लोगों को जानकारी हो। त्वरित रिस्पांस सिस्टम को और मजबूत किया जाए। राज्यों में और ग्रामीण स्तर पर, जिले स्तर पर कुछ आपदा में के प्रबंधन में सहयोग करने की एक तरह से देखें, कुछ लोगों को उससे जोड़ा जाए, आम लोगों को भी जोड़ा जाए, उस तरह से जो एक ट्रेनिंग दी जाए, उस तरफ भी आगे बढ़ा जाए, इससे बहुत मदद मिलेगी। तो ये सब कुछ एक बड़े
व्यापक फ्रेमवर्क में इस पर आगे बढ़ने बिल्कुल व्यापक फ्रेमवर्क में ये हो रहा है कि जीरो कैजुअलिटी हो। बिल्कुल व्यापक फ्रेमवर्क में हो रहा है और केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस दिशा में काम किया जा रहा है। जेना मनी जी, आपसे समझना चाहेंगे, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें भारत ने आपदा के समय में उन्हें मदद की है, तमाम जो संसाधन थे यहाँ से दिए गए और उसके बाद उसकी तारीफ भी हुई, और तमाम ऐसी कंट्रीज है जिन पर इसको लेकर जो है बातचीत भी हुई है, समझौते भी हुए हैं। G20 की हम बात करते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया और इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि तमाम जो इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज हैं वो हमारे अनुभव से और हम उनके अनुभव से आगे बढ़ें और सीखें। ये अपने आप में कितना बड़ा एक कदम है और कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म भी है और इससे कितनी मदद मिलती हुई दिखाई देती है? देखिए, पहले तो मैं ये जिक्र करूंगा, जैसे हमारा जो हिंद महासागर है तो हमारा इधर जो चक्रवात बनता रहता है, लेकिन अगर इनकी जो प्राइम कंट्री देखे तो 13 ऐसे देश है, चाहे वो ओमान है, अफगानिस्तान है, तो लेकर के मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, तो ऐसे 13 कंट्री है मिडिल ईस्ट साउथ एशिया मिलके, जिसका WMO यानी जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली, न्यू दिल्ली को रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर यानी ये जो सेंटर है, ये सेंटर डायरेक्ट उनको देता है अर्ली वार्निंग, पूरा एंड टू एंड अर्ली वार्निंग, कौन सा सीवियर वेदर कौन सा टाइमिंग में होगा। पहले ओनली साइक्लोन में देते थे उनको, लेकिन अभी सारे सीवियर वेदर के लिए हम लोग दे रहे हैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स। तो उसमें तो WM का हर साइक्लोन के लिए अप्रिसिएशन मिला है, जो जैसे देश में क्रॉस किया है। जैसे रिसेंटली म्यांमार में हमारा सिस्टम गया था, तो म्यांमार कंट्री से जो 10 साल पहले जैसे 8 लाख लोग मरे थे, लेकिन अभी बिल्कुल इंडिया जैसे भी जीरो कैजुअलिटी, वो देश में भी इंडिया टारगेट कर रहा है। तो ये तो एक प्रूफ है कि इंडिया लीड कर रहा है साउथ एशिया मिडिल ईस्ट में, और उसी के साथ साथ जो अदर कंट्री डेवलप्ड कंट्री है उनके साथ मिलके आज एक ग्लोबल सेंटर, चाहे जो वेदर प्रेडिक्शन मॉडल हो, चाहे सैटेलाइट हो, चाहे जैसे बताया कि डिसैमिनेशन जो रहता है IoT बेस्ड या कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, उसके लिए भी WMO इंडिया को एज ए लीडर फॉर अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑलरेडी इनको तालिका मतलब लिस्टेड किया है। तो ये ग्लोबली लीडरशिप लेने के बाद अभी जैसे डिस्कशन हो रहा था कि अर्ली वार्निंग तो है ग्लोबल और बेस्ट टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है, लेकिन एक्ट लोकली यही है ये बिल में, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज सच, जैसे हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है कि मेंबर फ्रॉम ईच एक्सपर्टाइज अवेलेबल इन द डिस्ट्रिक्ट लोकल, दे आर अकाउंटेबल, यानी वही लोग प्लान बनाएंगे वहाँ कौन सा वेदर सीवियर होता है। अगर हम बात करें कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का, हो सकता है वहाँ हेवी रेन हो सकता है। अगर राजस्थान का बात करें तो हीट वेव डस्ट स्टॉर्म हो सकता है, लेकिन डस्ट स्टॉर्म उड़ीसा में नहीं होता है। तो इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और सिटी लेवल में इसको उतारना है। ऐसे नहीं कि ओनली द नेशनल और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स विल बी रेस्पॉन्डिंग, ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी लेवल दे विल बी द फास्ट रेस्पॉन्डर। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो बोलते हैं गोल्डन आवर, जैसे अगर उनको पहुंचाना है वो भी है, और उसी के साथ साथ एक्शन इमीडिएटली लेना है रिकवरी के लिए। आजकल तो ऐसा होता है कि रिस्क फाइनेंस है, साइक्लोन से पहले एक प्रोजेक्शन आ जाता है कि ये एरिया हिट करेगा, इतना इलेक्ट्रिक पोल, इतना टेलीफोन पोल, ये इम्पैक्ट आएगा। इवन एयरपोर्ट जैसे फनी में भुवनेश्वर में इम्पैक्ट हुआ था, एयरपोर्ट बिल्ड बैक वेरी, अगर 10 साल पहले देंगे एयरपोर्ट तो महीना लग जाता था बिल्ड बैक के लिए। बॉम्बे चेन्नई जैसे फ्लडिंग हो गया, बिल्ड बैक के लिए कितना टाइम लगा, 2005 है 2015 चेन्नई। अभी अगर फ्लडिंग हुआ था 2023 में और 22 में, कोई भी कोलकाता एयरपोर्ट हुआ था, बिल्ड बैक के लिए जस्ट 12 घंटा के लिए बंद किया जाता है। तो ये अर्ली प्रिपेयरनेस, अर्ली एक्शन, नॉट ओनली कि जो जनहानि का कम होगा और जीरो कैजुअलिटी होगा, ऑल्सो जो नॉर्मलाइज ऑपरेशन करना, चाहे बैंक को रिकवरी करना, हॉस्पिटल को रिकवरी करना, पूरा कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग रिकवरी करने के लिए भी पूरा प्लान चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारा ये जो बिल है इट एम्पावर्ड एक्चुअली अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, और इवन गांव तक तो, जैसे हम बात करते हैं ना पंचायत लेवल पर हम करेंगे। तो यही तो सब फ्यूचर विजन है जो 2047 बिल्कुल। और सबसे जो मुश्किल एरियाज हैं उन पर भी जाना, वो भी अपने आप में बड़ी चुनौती होती है और उसको भी कवर करना अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। सूर्य प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे, गृह मंत्री ने ये भी कहा कि
बदलते दौर में जलवायु परिवर्तन या तमाम अन्य जो नए नए कारक हैं उसमें जो आपदा का स्केल है, तौर तरीका है, साइज़ है, वो भी लगातार बदलता है। उसका आकलन करना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है। और जिस तरह से हम राज्यों की, शहरों की और पंचायत लेवल की और अलग अलग इलाकों की बात कर रहे हैं, उसमें अभी कुछ ही राज्य हैं जहां पर राज्य आपदा प्राधिकरण है, तो इस दिशा में भी आगे बढ़ा जा रहा है। ये कितना सहायक होगा इस चुनौती से निपटने में? रमा जी, पहले मैं जवाब दूं आपके सवाल का, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आपने कुछ बात कही है जो बड़ी महत्वपूर्ण थी कि आपदाओं के आंकड़े, उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी से मैं इसको जोड़ते हुए आपकी बात का जवाब दूंगा जी कि आपने कहा कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे जो आपदाएं हो रही हैं और दूर दराज के इलाकों में, उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। 7 फरवरी 2021 की बात है, चमोली में 5500 मीटर की हाइट पे समुद्र तल के एक भूस्खलन हुआ बड़ा, और उसके साथ एक ग्लेशियर बॉडी भी डिटैच हुआ और पूरा का पूरा मलबा जो धौली गंगा, ऋषि गंगा में होते हुए नीचे आया तपोवन पावर प्रोजेक्ट में, और 204 कैजुअलिटीज हो गई जी। उसमें 2-4 हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स भी, हमने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। अब वहां सवाल उठा कि इतनी दूर 5500 मीटर की हाइट पे जहां कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, हम किस तरह से इसका समाधान करें। अगर आपको याद हो, कुछ समय पूर्व ही हमारे कुछ जो लेबरर्स थे वो जो है इसमें हमारे स्नो अवलांच में दब गए थे। बिल्कुल। और ये भी चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात है। जी जी। और ये माना विलेज की बात है। तो वहां ऐसी परिस्थितियां जो बड़ी भीषण होती हैं और दुर्गामी होती हैं और उसमें आसानी से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, वहां पर हम इन चीजों का चिन्हीकरण करते हैं, पहले से अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, बदलते जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या और हो सकता है। जैसे ये फरवरी में हमारा चमोली वाला इवेंट हुआ था, तो ये अनएक्सपेक्टेड था और उस समय नॉर्मली अक्सर बर्फ गिरती है, जब बर्फ टूट के नीचे आ गई है। तो ऐसे अनुमान लगाना, इसका एक और उदाहरण है, लेह में अगस्त 2010 में हुआ था, 3 से 5 अगस्त में, जहां पे कभी भारी वर्षा नहीं होती, बिल्कुल तमाम ऐसे चैलेंजेस आए हैं और उनसे जो है उन पर जीत भी हासिल की गई है। बिल्कुल आप बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, लेकिन समय जो है हमारे पास बहुत सीमित है, तो इन्हीं चैलेंजेस को आगे किस तरह से देखा जाए और किस तरह से इन पर भी विजय पाई जाए, ये अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य सरकार ने रखा है। सूर्य प्रकाश जी आपका, जीनामणि जी आपका और शैलेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।